बहू की 2 वक्त की चैन की रोटी भी छीनने वाली सास अगर उसके पीछे लगी रहे कि बहू कुछ खा ले तो मामला गंभीर है। अरे कुछ नहीं खाती हमारी बहू, कुछ नहीं। अब देखो आधा किलो बादाम भिगाए थे इसके लिए, लेकिन खाती ही नहीं। बहू को भी गुस्सा आ जाता है कि खाने पर इतना जोर क्यों। अच्छा माँ जी खा ही लेती हूँ। क्यों चाची, लाई दीजिए बादाम। सास हाथ से एक बादाम बहू की ओर उछाल देती है। ले ये बचा है, तू तो खाती नहीं, अब फेंकूंगी थोड़ी ना, तो मैंने ही खा लिया। सास जोर का डकार मारकर चली जाती है। भला सोच, तेरी सास कितनी अच्छी औरत है। सारा दिन तेरे खाने पीने की चिंता में पतली होती जा रही है। एक हमारी बहू है, हमारा तो कुछ सोचती ही नहीं है। फिर शाम को, अरे रिन्नी बहू ज़रा किशोर को तो फ़ोन कर। क्यों माँ जी, वो तो अभी ऑफिस में है, 1 घंटे बाद निकलेंगे। तू ना बहू बोलती ज़्यादा है, बाकी तेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है। अरे जितना बोल रही हूँ उतना कर ना। बहू भी क्या करती, सास का कहा मानना डिफ़ॉल्ट सेटिंग में होता है। पति को फ़ोन लगाकर पकड़ा देती है फ़ोन सास को। हाँ भाई किशोर, मैं तो हार गई। तेरी बीवी को बोल बोल करके कुछ खा ले, कुछ खा ले, लेकिन ना ये तो कुछ खाती है सारा दिन। तू एक काम करना, आते वक्त ना कल्लू के पास से 4 समोसे पकड़ लेना, वही पसंद है ना इसको, शायद खा ले। अच्छा चलो रखती हूँ। और सुन, चटनी हरी लाल दोनों डलवा लेना, ठीक है? और हाँ थोड़े करारे भी करवा लेना, हाँ बेटा। सास फ़ोन साइड पर रखकर चली जाती है। पर माँ जी मैंने तो अभी ही खाना खाया था। अभी कब? 2 बजे ना, अब तो 5 बजने आए हैं बहू। 1 घंटे बाद चाय बनेगी, फिर तो क्या खाएगी, खाली चाय? ना जी ना, मेरी बहू समोसे खाएगी। हाँ। किशोर वक्त से घर आता है, साथ में लेकर आता है समोसे, कल्लू के, वो भी 4 हरी लाल चटनी के साथ। वाह 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 वाह। बहू चाय ले। बहू चाय ले आती है। सास एक समोसा बहू के सामने रख देती है। खा बहू खा, कुछ नहीं खाती तू। तेरे पीछे कितना परेशान रहते हैं हम लोग, पता भी है। अभी बहू चाय के साथ एक समोसा भी पूरा खत्म नहीं कर पाई थी कि सास की डकार सुनाई देती है और सामने के प्लेट से 3 के 3 समोसे गायब। बहू सिर पर हाथ रख लेती है कि बहू कुछ खा ले, कुछ खा ले के पीछे क्या मंशा है। अरे साफ साफ कह देती कि बहू मेरा कल्लू के पास के समोसे खाने का मन कर रहा है, तो भी समोसे तो आ ही जाते ना। ना, ऐसा नहीं करती सासू माँ तो। अच्छा बहू चलती हूँ, रात का खाना थोड़ा हल्का ही रख देना, वो क्या है ना, समोसे पचने में थोड़ा वक्त भी तो लगता है। सास चली जाती है। थोड़ी देर बाद पति आता है। मानना पड़ेगा, माँ बहुत परेशान रहती है तुम्हारे खाने पीने को लेकर। क्या जादू कर दिया है। वैसे कैसे लगे समोसे, एक मुझे भी दे दो। कहाँ से दूँ, सारे समोसे खत्म। रिन्नी चली जाती है। रिन्नी के जाने के बाद उसका पति, यार कैसी भूखी बीवी से पाला पड़ गया है, कितना खाती है। पता नहीं माँ को ही क्यों लगता है कि वो खाती नहीं। भला 4 समोसे, आम इंसान तो खा ही ना पाए, वो भी कल्लू के जो एक्स्ट्रा बड़े साइज के जंबो समोसे बनाता है। खैर हम तो ये चटनी ही पी लेते हैं। तभी रिन्नी को और समोसे खाने का मन करता है, लेकिन समोसे तो खत्म। वो सोचती है कि चलकर चटनी ही पी लेती हूँ। वो वापस आती है, पति के हाथ से चटनी लेकर पी जाती है और चली जाती है। पति बेचारा। फिर अगले रोज़, माँ हम कल पार्टी में चलेंगे, तो सारे तैयार है ना? मैं कल ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा। अरे वाह, किसकी पार्टी है? वो मेरे ऑफिस का है ना, उन्हीं की। वैसे वो लोग मेन्यू पूछ रहे थे कि हम लोग क्या खाते हैं। मुझे मैसेज कर देना अगर कुछ स्पेशल बनवाना हो तो। कैसी बात कर रहे हो जी, किसी के घर जाना है तो जो वो लोग प्यार से खिलाएंगे वही खा लेंगे, क्यों माँ जी? सास कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है कि अरे बहू तू ना कुछ खा लेना, बस तू खाती नहीं, तेरी पसंद का ना हो तो। अच्छा ये बता अभी खाने में क्या है?
किशोर चला जाता है। सास भी कमरे में चली जाती है, लेकिन सास के मन में कुछ चल रहा था। क्या? ये बहू भी ना कुछ खाती नहीं, ना ही कुछ घर में बनाती है। अभी बाहर मिल रहा है तो कह रही है कि कुछ भी खा लेंगे। अरे क्यों कुछ भी खा लेंगे? अभी चुपके से बहू का फ़ोन उठाकर किशोर को मैसेज कर देती हूँ। दाल मखनी, मटर पुलाव, शाही पनीर। सास चुपके से बहू के फ़ोन से बेटे को मैसेज कर देती है। किशोर को लगता है कि बीवी ने मैसेज किया है, तो वो दोस्त को वही मैसेज फॉरवर्ड कर देता है। अगले रोज़ पार्टी में, आप लोगों को ये खाना पसंद था, लेकिन मुझे ना ये खाना बनाना ही नहीं आता था। मेरा तो मन था आपके लिए साउथ इंडियन अपने हाथ से बनाऊं, लेकिन हाँ तो बनाना था ना, ये किसने कहा बनाने के लिए? वैसे भी पनीर और दाल तो माँ जी को डॉक्टर ने मना कर रखा है। वो इन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड ने इनको मैसेज किया था कि यही खाना है, तो वैसे कोई ना, हम लोग भी इसी बहाने ये खाना खा लेंगे। रिनी हैरान हो जाती है कि उसने तो कोई मैसेज नहीं किया, फिर किशोर ने अपने मन से मैसेज क्यों किया? लेकिन वो कुछ कहती नहीं। हमारी बहू ना कुछ खाती ही नहीं। अरे रिन्नी रुक, मैं लाती हूँ तेरे लिए पनीर और दाल। सास ढेर सारा खाना अपने प्लेट में डालकर ले आती है, बहू को देती है पनीर का एक छोटा सा टुकड़ा। अरे खाती ही नहीं है जब तक मैं ना दूँ। अरे खा ले बहू, कुछ तो खा ले। बहू समझ जाती है कि ये सारा काम सास का किया है। वो लोग खाना खाकर घर आ रहे थे कि अरे बेटा ज़रा रोक तो गाड़ी, आइसक्रीम ले ले। वो क्या है ना, तभी बहू बीच में बोल पड़ती है, नहीं नहीं माँ जी, मैं आइसक्रीम नहीं खाती, रहने दीजिए। सास बेचारी क्या करती, लेकिन आइसक्रीम की तलब जो लगी थी। अब हर बार तो बेटा तू इसी के लिए लाता है ना, आज मेरे लिए लेकर आ आइसक्रीम। सास तो सास रही, भला वो कैसे हार मान ले। लेकिन इस बार बहू ने भी कमर कस ली थी कि वो सास की ये हरकत छुड़वा कर रहेगी। अरे कुछ खाने का मन है तो खुद के बल पर खाए ना कि उसके कंधे पर बंदूक चलाए। फिर अगले रोज़, अरे बहू कितनी पतली हो रही है, कुछ खाती क्यों नहीं? किशोर ज़रा भी ध्यान नहीं देता तू बहू पर। अम्मा तू ही सारा दिन इसे खिलाती रहती है, मैं क्या बोलूँ? जो बोलती है वो ला तो देता हूँ, अब क्या करूँ? इससे ज़्यादा नौकरी छोड़कर खुद थोड़ी ना हाथ से खिलाने लगूंगा। चलो अब देर हो रही, रिन्नी जल्दी से नाश्ता लगा दो। रिन्नी उठकर जा रही थी कि हमेशा की तरह सास, रिन्नी बहू तू ना शुद्ध वो गाय वाला देसी घी है ना जो तेरे मायके से आया है, उसमें ना हलवा बना ले। वो क्या है ना, मोटापा चढ़ेगा थोड़ा तुझे। हाँ, बहू जो पूरे मूड में होती है सास की खबर लेने के। वो क्या है ना माँ जी, अपने हाथ का तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, तो आप बना दीजिए ना। हाँ माँ, तेरे हाथ का हलवा खाने का मन हो रहा है। अब यही होता है ना, ज्ञान देना तो आसान है लेकिन पालन करना मुश्किल। फिर एक रोज़, बहू क्यों ना आज तू पकौड़े खा ले हैं? बहुत दिनों से तुम मिठाई खा रही है, मैं देख रही हूँ। क्या किशोर? माँ जी किशोर बता रहे थे कि आपके हाथ के पकौड़े बहुत अच्छे लगते थे उनको। मुझे भी खाने हैं आपके हाथ के पकौड़े, प्लीज़। सास कई बार अब कुछ कहती तो बहू सास को बनाने के लिए भेज देती। हार कर सासू माँ कहती हैं, उफ बहू बहुत गर्मी है, मुझे शिकंजी पीनी है, बना दे बेटा ज़रा। क्या बात है माँ, बहुत दिन बाद आपको कुछ खाने पीने का दिल किया, नहीं तो आप तो हमेशा बहू को ही खिलाती रहती है। क्यों रिन्नी? हाँ, मैं चली माँ जी के लिए शिकंजी बनाने, आप लोगी? अब तो सास खाती, खूब खाती, लेकिन ये ना कहती बहू खा ले कुछ। अब तो सास खाती है खुद की मर्जी से। जीवन में जो कमी इंसान ने झेली होती है वो कभी वो अपने बच्चों के लिए नहीं चाहता। रेखा, तुम निशा बिटिया को जल्दी क्यों नहीं उठाती? देख रही हो सूरज सर पर चढ़ाया है और वो अभी तक सो रही है। अरे सोने दो ना राजकुमारी को, क्या हो गया अगर सो रही है तो? किसी और के नहीं, अपने कमरे में ही सो रही है। कल रात थक गई थी। ऐसा क्या कर रही थी जो थक गई? अरे वो ना टीवी देख रही थी। अब पता तो है
टीवी देखते हुए आंख पर जोर पड़ता है तो थक कर सो गई। वैसे भी कहते हैं ना कि बच्चे जितना सोते हैं दिमाग उतना ही डेवलप होता है। हाँ, अरे रेखा, वो छोटे नवजात बच्चों की बात है, 18 साल की इस घोड़ी जैसी लड़की के बारे में नहीं। तुम इसे उठा रही हो या मैं पानी डाल दूं? तभी निशा सोकर उठती है, आंखें मलते हुए कहती है, माँ, दूध का ग्लास कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा कि सोकर उठो तो सामने होना चाहिए। अरे बेटा, वो तेरे पापा की चिक चिक के कारण ना मैं रख नहीं पाई, माफ कर दे बेटा, अब भी रख देती हूँ। देख निशा, इस बार भी जो जैसे तैसे पास हुई ना, सीधा गांव के किसी लड़के से शादी करके निकाल दूंगा घर से बाहर। माँ ने तेरी जो तेरा हाल कर रखा है ना, किसी शहर के लड़के से तो शादी भूल ही जा। ना पढ़ने में मन लगता है ना घर के काम में, सारा दिन बस सोती रहती है। अरे माँ देख लो, पापा को कोई और काम है ही नहीं जिससे इनकी जिंदगी में मुझे कोसते ही रहना है। एक दिन, बेटा निशा, जरा 4 कप चाय तो ले आ। उफ़, पापा हमेशा काम ही बताते रहते हैं। वो किसी तरह 4 कप चाय बनाकर ले आती है, लेकिन जैसे ही माँ किचन में जाती है, हे भगवान, ये किचन में भूकंप आ गया था क्या? सारा किचन फैला पड़ा है। ए माँ, 500 रुपए देना, मुझे फिल्म देखने जाना है सहेली के साथ। 500 ही तो है बेटा मेरे पास, वो भी घर में चावल और चीनी खत्म है, उसी के लिए रखे हैं। अरे यार, इस घर में तो हर बात में मन महसूस कर रह जाओ, न ढंग का खाना न पीना, फिर पापा के दिन रात के ताने। अच्छा होता था कि मैं मरी जाऊं। माँ को निशा की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। अरे अरे बेटी, कैसी बात कर रही है? ये ले पैसे, जाकर एंजॉय कर। हाँ बेटा, घर की चिंता मत कर। तभी वहाँ पिता आ जाते हैं। घर की चिंता? उससे क्यों और कब से होने लगी घर की चिंता? वो तो मजे कर रही है, आराम से देख लो महारानी जी को। कोई भी परेशानी दिख रही है क्या? निशा पिता की तरफ गुस्से से देखती है और उनके हाथ से पैसे लेकर चली जाती है। माँ दुकान वाले से कहती है, लाला जी, चावल और चीनी दे दो, पैसे 1 तारीख को दे दूंगी। अरे क्या बहन जी, पैसे थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ आपको मेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले। वैसे अभी निशा बिटिया को देखा, घूमने जा रही थी, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जी वो मैं देती हूँ। वैसे आपको क्यों चिंता हो रही है? आपको तो आपके पैसे मिल जाएंगे ना। अरे नहीं बहन जी, कैसे बात कर रही है? मैं तो बस बिटिया का हाल चाल पूछ रहा था। सुना इस साल भी फेल हो गई। ध्यान दो बहन जी, बच्ची है। अरे बच्चा भी हो तो क्या, बिगड़ जाए तो दुनिया तो माँ को ही दोष देती है ना। रेखा को दुकानदार की बात समझ में नहीं आती। वो समझ नहीं पाती कि करे तो क्या करे। निशा के फेल होने से उसका क्या लेना देना। फिर एक दिन पड़ोस की चाची, और रेखा, तुमको बहुत साल से जानती हूँ, काम कर करके तूने अपनी आधी जिंदगी काट दी। लेकिन बेटा, बड़ी हूं ना तो एक बात कहूंगी, बिटिया पर ना थोड़ी नजर रखा कर, ठीक ठाक नहीं चल रही वो आजकल। चाची से इतना अपनापन सुनकर रेखा पूछी बैठती है, चाची, मुझे तो निशा में कोई कमी दिखती नहीं, फिर लोग मुझे क्यों समझाते हैं? अरे कमी दिखेगी भी नहीं तुझे, माँ जो है तो उसकी, उसे औकात से ज्यादा पहनाना उड़ाना ठीक है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास करना, अरे घर के एक भी काम में मदद ना लेना क्या सही है? अरे आजकल तो जमाना ये है कि जहाँ लड़कियां घर बाहर दोनों का काम कर रही हैं, बेटों तक को भी घर का काम सिखाना चाहिए। चाची, लेकिन वो छोटी है, अभी उम्र ही क्या है? और देख रेखा, अब ये बात ना कर, बॉयफ्रेंड बना रही है तेरी बेटी, पास वाली गली का कोई आवारा सा लड़का है। अरे क्या करेगी, कल को सामने खड़ी होके हाथ पकड़ करके शादी इसी से करूंगी। बता तू।
रेखा की आंख में चाची की बात सुनकर आंसू आ जाते हैं। चाची, मेरी माँ सौतेली थी। बचपन में गुड़िया खेलने की उम्र से ही बर्तन मांज रही हूँ। हाथ इतने कड़े हो गए हैं जैसे कि किसी मजदूर के हाथ हों। बस मैं ये चाहती थी कि मेरी बेटी के हाथ नरम रहे, किसी परी के हाथ जैसे। इसीलिए मैं उससे घर का कोई काम नहीं करवाती। अरे लेकिन बेटा, उसके कपड़े, अरे कितना टाइट पैंट पहनती है। चाची, बेल बॉटम का फैशन चला था ना जब मैं 18 की थी, लेकिन सौतेली माँ ने एक नहीं सिलवाया। कहती थी हीरोइन बनकर क्या करेगी, मन में सोच के रह जाती। लेकिन निशा को पैंट और स्कर्ट पहनाकर ऐसा लगता है जैसे मैंने अपना बचपन जी लिया। वो समझेगी चाची कि उसकी माँ ने उसे वो सब दिया जो उसकी माँ को कभी नहीं मिल पाया। अरे पर वो गलत है रेखा। चाची, गलत वो नहीं, शायद मेरी परवरिश रही। लेकिन कोई बात नहीं, ना मुझे बेटी बनकर जीवन जीने को मिला और ना ही माँ बनकर कोई प्रशंसा मिले। ये बोलकर रेखा रोने लगती है, लेकिन जैसे ही वो सर उठाती है, सामने निशा खड़ी होती है। माँ, किसने कहा कि माँ बनकर तुझे प्रशंसा नहीं मिली? ये मेडल की असली हकदार तो तू ही है माँ। निशा माँ के गले में गोल्ड मेडल पहनाती है। ये क्या है बेटी, तू? हाँ माँ, मैं भले ही पढ़ने में थोड़ी सी कमजोर हूँ, लेकिन खेल में अव्वल हूँ। जानती है मेरा स्टेट लेवल में सिलेक्शन हुआ है, और इसका कारण सिर्फ तू है माँ। तूने कभी मुझे खेलने से नहीं रोका, चाहे लड़का हो या लड़की। और चाची वो तो खड़ी होकर एक गरीब और बेसहारा माँ का सपना पूरा होता देख रही थी। स्नेहा का सपना था कि उसे कोई बहुत ज्यादा समझदार और स्मार्ट पढ़ा लिखा लड़का मिले, लेकिन कहते हैं ना, जो भाग्य में होता है होता वही है। देख, मैं साफ कह रही हूँ, लड़की के बाप के पास भर भर के पैसा है। अरे एक बार लड़की ने तुझे पसंद कर लिया तो समझ के पैसे की तो नदियां भर जाएंगी, लेकिन फिर भी तेरी प्यास नहीं बुझेगी बेटा। अरे माँ, फ्रिज में मैंने 2 बोतल पानी की रखी है, और कैसे प्यास बुझेगी? अरे 5वीं फेल, मैं बात कर रही हूँ पैसों की प्यास की। तू गवाह नहीं समझेगा इस बात को। बस तुझसे लोगों की नौकरी करवा लो। वो क्या है ना आशीष की माँ, वो सीधा है, और जिसे तू लोगों की नौकरी बोल रही है ना, वो आशीष का प्यार है अपने लोगों के लिए, जिनसे वो प्यार करता है या जिनसे जुड़ा हुआ है वो। अरे जमाना नहीं रहा वो। अरे आज की डेट में तो ना बेटा माँ का है, ना ही पति पत्नी का। कैसे बात कर रही है माँ? चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ क्यों ना हो जाए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ना ही मैं आपको कभी धोखा दे सकता हूँ। अरे हाँ, ठीक है। देख, लड़की को पढ़ा लिखा लड़का चाहिए, तो वहाँ चुप रहना। जबान खोलेगा तो पता चल जाएगा कि 5वीं पास है। अरे तो पढ़ा देती ना आगे। माना सौतेली माँ हो, लेकिन दहेज की लालच तो अपने बेटे जैसी ही रख रही हो। पापा, ऐसा मत बोलिए ना माँ को, वो मेरी माँ है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा बेटा, कुछ नहीं कहता, बस तैयार हो जा, चलते हैं और देखते हैं कि कौन है लड़की और क्या चाहती है। सभी मिलकर लड़की देखने जाते हैं, जहाँ स्नेहा आशीष को देखकर ही इम्प्रेस हो जाती है। वाह, कितना हैंडसम है, काश इससे मेरी शादी हो जाती, लेकिन पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है। स्नेहा, लड़का बहुत अच्छा है, बेचारी की माँ दूसरी है, लेकिन देख रही है ना, हीरा भी इतना चमकीला नहीं होगा जितना कि ये। स्नेहा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो आशीष से मिलती है, उसकी सादगी, उसकी बातें उसे भा जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि इतना पढ़ा लिखा लड़का मुझे मिलेगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर स्नेहा और आशीष की शादी हो जाती है। शादी के बाद सासू माँ कहती है, अरे बेटा, वो तेरे जेवर मुझे दे दे, मैं संभाल कर रख दूंगी। स्नेहा, जो कि खुद भी एक समझदार लड़की थी, नहीं, मैं अपने जेवर नहीं दूंगी, उसके लिए तो मैंने पहले ही लॉकर खुलवा लिया था माँ जी। ये मेरी कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, इसे रख लीजिए। वैसे मेरी अलमारी में जगह नहीं है ना। सास बेचारी नई बहू से क्या उलझती। सुनिए जी, मैंने आपके लिए खाना और नाश्ता बना दिया है, ऑफिस कब जाना है?
कौन से ऑफिस में? मैं तो घर का सारा काम करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? इतना पढ़ लिख कर आप घर का काम क्यों करते हैं? कितना पढ़ लिख कर? मैंने तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ाई की है। तभी वहाँ सास आ जाती है। अरे 5वीं तक भी पढ़ लिया तो समझो मेरी कृपा से, वरना तो जो इसके लक्षण थे ना, क्या बताना। अच्छा आशीष, जरा बाहर जा और भाग कर टूथपेस्ट लेकर आ। सुबह से मंजन नहीं किया। और हाँ, फिर जाकर दुकान की सफाई कर देना। तेरा छोटा भाई दुकान पर जाने को तैयार हो रहा है। स्नेहा ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर उससे क्या गलती हो गई जो उसके साथ ऐसा हुआ। आशीष स्नेहा के पास जाता है। सुनो, तुमको तो मैंने पहली मुलाकात में ही बताया था कि। स्नेहा आशीष की बात ही नहीं सुनना चाहती है। वो जोर से चिल्लाती है, चुप रहो बिल्कुल, गंवार कहीं के। कितना बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ऐसी बात मत करो। मेरी पत्नी हो तुम, जैसे बोलोगी मैं वैसा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं, पर प्लीज मत जाओ। चुप रहो गंवार कहीं के, मैं तुम्हारे जैसी की बीवी हो ही नहीं सकती। आशीष स्नेहा को लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने मायके चली जाती है। माँ चलिए ना, स्नेहा को मना कर लेकर आते हैं। अरे जाओ, बनाने जाए मेरी जूती। इतना घमंड जैसे कलेक्टर हो कहीं की महारानी। अरे मैं तो तुझे कहूंगी कि तू भी भूल जा, हमने नहीं भगाया, खुद ही तो गई है। माँ वो बीवी है मेरी, मैं प्यार करता हूँ उससे। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। वहीं स्नेहा के घर पर, माँ वो तो कुछ काम ही नहीं करता, घर का नौकर है, 5वीं पास। मैं नहीं रह सकती ऐसे आदमी के साथ। माँ बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ मैंने हर किसी से सुनी है। तेरा पति है, अब तक एक गलत माँ के साथ रह रहा था, तू संवारेगी तो संवर जाएगा। तभी वहाँ आशीष आ जाता है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, पर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरी माँ के जाने के बाद मुझे तुम्ही से सारी उम्मीद है। तुम जैसा कहोगी मैं करूँगा, पर प्लीज मेरे साथ रहो। सबके समझाने बुझाने के बाद स्नेहा आशीष के साथ घर आ जाती है। आ गई महारानी, अब आई हो और सच्चाई भी पता चल गई है, तो थोड़ा तमीज से पति के साथ घर देख, रसोई संभाल और हम सबकी सेवा कर। देखो, मैं अब इस घर में बंटवारा चाहती हूँ। जो मेरे पति का हिस्सा है वो उसे मिले, और वो आज से कोई काम नहीं करेंगे। हिस्सा ले लो ले लो, लेकिन कमाओगे क्या, खाओगे क्या, धूल मिट्टी। अरे तेरा पति किसी काम का नहीं है, वो तो मेरा बेटा कमा रहा है तो 2 रोटी मिल जाती है इसे। तभी वहाँ स्नेहा के ससुर आ जाते हैं। मैंने एक बंद फैक्ट्री को पहले ही आशीष के नाम कर दिया है, और घर के 2 तल्ले में 1 तल्ला ले लो। मैं तो आशीष के पास रहूंगा, वकील थोड़ी देर में आता ही होगा। अरे जाओ जाओ, 2 दिन में भूख से तड़प कर सब वापस आ जाओगे। बढ़िया आई बहू बेटे वाली। फिर क्या था, स्नेहा आशीष के साथ मिलकर बंद फैक्ट्री को खोलती है और मन लगाकर काम करती है। दोनों की मेहनत रंग लाती है और आशीष अपनी मेहनत से एक सफल बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन एक दिन, अरे बहू बेटा आशीष, मुझे माफ कर दो, मैं भी अब तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। इस कमबख्त ने तो दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो आशीष था जो सारा दुकान का काम संभालता था। बेटा, हमारे पास तो अब खाने को भी नहीं बचा। माँ जी, इसे कर्म के फल कहते हैं। खैर, खाना है तो आपको और आपके बेटे को काम करना पड़ेगा, समझी? हे भगवान, अब ये दिन आ गए हैं कि बहू के साथ रहने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बेटा आशीष, तू ही समझाना अपनी बीवी को। पता है ना मैंने तुझे कितने प्यार से पाला है। हाँ माँ, वो तो ऐसे ही बोल रही है आपको। अरे घर में कामकाज के लिए बहुत सारे नौकर चाकर है, आप आराम से रहिए माँ। स्नेहा आशीष का अच्छा और सरल सच्चा व्यवहार देखकर मन ही मन सोचती है, मेरा पति गवार ही सही, लेकिन दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो।
कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ, तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ 2 भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ न कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा, कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था, लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहां से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए, कोई बात है क्या? अरे नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना, तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहां से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा?
बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ, मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ? तभी वहां बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं। जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू, रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है।